Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study the circulation, gas exchange and temperature regulation in reptiles during the course of evolutionary development or pressures. The circulatory system of the reptiles is basically based on the amphibian's circulatory system. But we know that the reptiles are of bigger size on average as compared to the amphibians, so they need higher pressures to reach the distant parts of their body. Like, for example, consider an example of the dinosaurs, that is Brachiosaurus. That was a huge giant reptile. The blood would be pumped to the far parts of the body, like it should be pumped 6 meters away from the heart to the head. So there must be a higher pressure. For example, here you consider the giraffe an example that has much higher as compared to the human. So it has double the rate of the blood pressure as compared to the humans, because it has to transfer or transport the blood 2 meters away from the heart to the head. तो सिंपली हमने ये बात की है यहाँ पर कि आपके पास जो एम्फीबियंस हैं उसी पे बेस करता हुआ हमारा सिस्टम है। रेप्टाइल्स के अंदर भी ब्लड ट्रांसपोर्ट का, बट हाई प्रेशर्स जो है ना वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि इनका साइज़ जो है ना उनसे ज़्यादा होता है रेप्टाइल्स की निस्बत। और इसमें एग्जांपल जिराफ की कंपैरेटिवली दी गई है। अब नेक्स्ट उससे आगे मूव करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब इसमें एट्रिया और बाकी जितने भी सिस्टम वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एम्फीबियंस की तरह इसमें भी 2 एट्रिया होते हैं जो कि आपके पास कम्प्लीटली सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली अलग अलग होते हैं। और इनके अंदर वेंस बॉडी से आती हैं, ठीक है, और लंग्स हैं जो कि इनके अंदर एम्प्टी होती हैं। अब होता क्या है कि आपके पास जो टर्टल्स होते हैं, टर्टल्स के अंदर साइनस विनोसिस जो होता है वो मौजूद है, बरकरार है। लेकिन बाकी जो आपके पास आपको रेप्टाइल्स मिलेंगे उनमें ये जो साइनस विनोसिस है वो एक पैच सेल्स के कुछ एक छोटे से पैच की शक्ल इख्तियार कर गया है और उसने पेस मेकर की शक्ल इख्तियार कर ली है। अब जो वेंट्रिकल है आपके पास रेप्टाइल्स का वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है। जस्ट क्रोकोडिलियंस के अंदर वो सेप्टम उसका कंप्लीट होता है। और वेंट्रल एओर्टा का जहाँ तक जिक्र करते हैं तो आपके पास वेंट्रल एओर्टा और जो कोनस आर्टरियोसिस हैं ये डिवाइड करते हैं डेवलपमेंट के दौरान, और मेजर आर्टरीज़ हैं ये जो कि जा रही हैं आपके पास ब्लड लेके हार्ट से। अब बेसिकली ये 3 मेजर आर्टरीज़ के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कोनस आर्टरियोसिस एंड वेंट्रल एओर्टा 3 मेजर आर्टरीज़ के अंदर डिवाइड होकर ये हार्ट के अंदर से ब्लड लेके जाती हैं। अब आ जाती है बात पल्मोनरी आर्टरी की। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो वेंट्रल साइड से निकलती है आपके पास वेंट्रिकल की, और ब्लड लेके जाती है टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है। अब 2 सिस्टेमिक आर्टरीज़ भी होती हैं आपके पास जो कि वेंट्रल साइड से ब्लड लेके जाती हैं, और एक वेंट्रल साइड से ब्लड लेके जाएगी और एक डॉर्सल साइड से ब्लड लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी? ऑब्वियसली एक अपर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी हेड, और दूसरा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ लेके जाएगी। जैसे आप ये देख सकते हैं, एक वेंट्रल एक डॉर्सल, और ये आपके पास हेड और बॉडी सरफेस की तरफ ब्लड लेके जा रही हैं। कौन? सिस्टेमिक आर्टरीज। तो अभी तक हमने बेटे एट्रिया देख लिया, हम लोगों ने नेक्स्ट वेंट्रिकल्स भी देख लिया, हमने कोनस आर्टरियोसिस भी देख लिया, साइनस आर्टरियोसिस भी देख लिया, और हमने वेंट्रल एओर्टा भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं और ब्लड जो है उसकी डायरेक्शन की तरफ ज़रा मूव करते हैं। तो ब्लड जो आपके पास लो ऑक्सीजन लेवल्स ये वे होता है, ठीक है, वो आएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से और एंटर होगा टू द राइट एट्रियम, ठीक है, और फिर वहाँ से राइट एट्रियम से होता वो निकल जाएगा और वहाँ से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स की तरफ जाएगा, और लंग्स से जब ब्लड की क्या होगी? ऑक्सीजनेशन, ठीक है। अब हाई इन ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा, तो अब वो आपके पास कहाँ एंटर होगा? वेंट्रिकल में, ठीक है। वेंट्रिकल में जब एंटर हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपके पास पल्मोनरी वेन के ज़रिए आपके पास ये लंग्स के थ्रू यहाँ से आएगा हार्ट के अंदर, और फिर उसके बाद ये लेफ़्ट कर देगा एट्रियम को और लीव कर देगा टूवर्ड्स लीव द हार्ट थ्रू द लेफ़्ट एंड राइट सिस्टेमिक आर्टरीज, ठीक है। यानी कि ये अब हार्ट से बाहर चला जाएगा, किसके ज़रिए? लेफ़्ट और राइट सिस्टेमिक आर्टरीज के ज़रिए। अब जो इनकम्प्लीट सेपरेशन होती है वेंट्रिकल्स की, इससे जो फ़ायदा होता है क्या होता है कि आपके पास शंटिंग हो जाती है, ठीक है,
ब्लड की आपके पास पल्मोनरी सर्किट से अलग, कुछ ब्लड जो है आपके पास जो मिक्स हुआ हुआ होता है वो अलग से मतलब पल्मोनरी सर्किट में नहीं जाता बल्कि अलग ही फ्लो करता है, ठीक है। और होता कैसे है, किस वजह से कि कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं वो मसल्स जो कि पल्मोनरी आर्टरीज़ के साथ होते हैं, इस वजह से ब्लड जो है शंट आउट हो जाता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास कुछ रेप्टाइल जो हमें पता है कि वो इंटरमिटेंटली यानी कि वक्फे वक्फे से किसी भी वजह से वो ब्रीथ करते हैं, तो उस दौरान फिर वो क्या करें, उस दौरान फिर ये वाला ब्लड काम आता है, ठीक है। ये जो शंट हो जाता है क्योंकि इनकम्प्लीट सेप्टम की वजह से या मिक्स्ड ब्लड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिचुएशन दो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सिचुएशन आपको नज़र आएगी टर्टल्स जब शेल के अंदर चले जाती हैं, दूसरी सिचुएशन जब टर्टल्स डाइव करते हैं, उनके अंदर एपनिया होता है, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले अगर टर्टल्स शेल के अंदर चले जाते हैं तो उनकी लंग की वेंटिलेशन तो नहीं हो सकती, तो उस टाइम फिर वो क्या करेंगे, उस टाइम फिर उनके अंदर यही वाला जो शंटेड ब्लड है जो अलग है अभी यानी कि वो सेप्टम इनकम्प्लीट होने की वजह से जो ब्लड पल्मोनरी सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मसल्स एसोसिएटेड विद द पल्मोनरी आर्टरीज, ये अब उस टाइम काम आएगा। दूसरी सिचुएशन कब होती है, दूसरी सिचुएशन जब ये डाइव करते हैं उस दौरान भी इनकी जो ब्रीदिंग है वो रुक जाती है और एपनिया हो जाता है, जिसको हम नो ब्रीदिंग कहते हैं। और इस दौरान जो ब्लड फ्लो होता है लंग्स से, जाहिर सी ऑक्सीजन नहीं आ रही, सांस नहीं ले रही, तो ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द लंग्स इज़ लिमिटेड, जिसकी वजह से दो फ़ायदे होते हैं। एक तो क्या है कि एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन सांस लेने के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी के लिए चाहिए होती है ना हमें ऑक्सीजन, ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। दूसरा जितना भी पल्मोनरी एक्सचेंज हुई थी गैसेस की वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हो पाएगा, यानी कि जितनी ऑक्सीजन ब्लड में मौजूद थी वो बहुत अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज़ हो पाएगी। अब हम देखते हैं जी गैस एक्सचेंज, ये ऊपर तो सारी कहानी हमने सर्कुलेशन की पढ़ ली, अब गैस एक्सचेंज की तरफ आते हैं। गैस एक्सचेंज जो है आपके पास इंटरनल रिस्पायरेटरी सर्फेसिस के थ्रू होती है। वजह क्या है, वजह ये लैंड के ऊपर होता है, उनको पानी जो है ना वेपोरेट होने से रोकना है। अब ये ऐसी जगह कहाँ अवेलेबल है, ऑब्वियसली लंग्स चेम्बर्स जो हैं आपके पास जो कि लार्ज सर्फेस एरिया गैस एक्सचेंज के प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे होगी। अब इसके अंदर कुछ और फीचर्स भी हैं, लाइक इसके अंदर लेरिक्स प्रेजेंट होता है लेकिन वोकल कॉर्ड्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। फिर इसके अंदर कार्टिलेजिनियस जो है ना सपोर्ट मौजूद होती है जो कि आपके पास रिस्पायरेटरी पैसेजेस को क्लास होने से रोकती है। और लंग्स जो हैं वो स्पॉन्ज लाइक इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स पे मुश्तमिल होते हैं जिसके अंदर ये सारी सर्कुलेशन होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम मैकेनिज़्म को देख लेते हैं। इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज़्म बिल्डअप होता है जैसे हम इंसानों के अंदर होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि लंग्स की वेंटिलेशन कैसे होती है, आपके पास रिब्स होंगी, ठीक है, रिब्स और बॉडी वॉल ये दोनों आपके पास इनकी मूवमेंट इस तरीके से होगी कि रिब्स पोस्टीरियरली मूव करेंगे और बॉडी वॉल एक्सपैंड कर जाएगी, जिसकी वजह से जो बॉडी कैविटी होगी आपके पास वो या जो चेस्ट कैविटी होगी, ठीक है, लंग्स जहाँ पे मौजूद होंगे वहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, डिक्रीजिंग द प्रेशर, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर बाहर से हवा, बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर से रश करेगी टू द लंग्स। अब क्या होगा, मतलब बाहर कैसे जाएगी हवा, ये तो इनहेलिंग होगी ना, एक्सहेलिंग कैसे होगी, एक्सहेलिंग ऐसे होती है जब देखिए कोई भी चीज़ एक्शन का रिएक्शन होता है तो आपके पास ये इलास्टिक होते हैं लंग्स, जब इसमें हवा आएगी तो ये काउंटर इसका क्या होगा कि रिकॉइल करेंगे जब लंग्स, तो आपके पास एक तो ये वजह, दूसरी वजह फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स, पहले वो बैकवर्ड मूव करेंगी पोस्टीरियर वो फॉरवर्ड मूव कर जाएंगी, और तीसरी क्या चीज़ होगी, बॉडी वॉल, ये चीज़ें मिल के कंप्रेस कर देंगी लंग को, जिसकी वजह से हवा लंग्स से बाहर मूव कर जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इन टर्टल्स, क्योंकि उसका तो पता है आपको कि उसमें जो उसकी पसलियाँ जो हैं वो शेल के साथ लगी हुई हैं, ठीक है, और बॉडी वॉल जो है वो रिब्स के साथ अटैच है, तो इस वजह से वो अटैच मसल्स के साथ मूवमेंट और वो सारा प्रेशर क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है। तो हमें कुछ और जो है ना उसकी बॉडी में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो एक्सहेल और इनहेल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर डिफरेंट मसल्स रखे हुए हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में भी हैं, लेकिन ये इसको यूटिलाइज़ करते हैं बेटर। वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो विज़रल मैस होगी यानी आंतें और ये जो होता है इंटेस्टाइन स्टमक वगैरह, ये सारा क्या होगा, ये अपवर्ड मूव करेगा, यानी ऐसे मसल्स जिनके साथ अटैच हैं उनकी मूवमेंट जब वो कॉन्स्ट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से विज़रा ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर क्या चीज़ होती है, लंग्स पर प्रेशर डालेगा, ठीक है, तो आपके पास एक्सहेल हो जाएगा, सांस बाहर चली गई। लेकिन सांस लेंगे कैसे, तो कुछ ऐसे मसल्स भी हैं जिनको जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या होगा
कि वॉल्यूम ऑफ द विजरल कैविटी, अब वहाँ पे जो है ना चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा था या कम हो रहा था, यहाँ पे अब विजरल कैविटी का, यानी यहाँ पे अब पेंट और आंतों का रोल आ गया कि वो उसकी वॉल्यूम ज़्यादा या उसको वॉल्यूम कम करने की वजह से फिर इनडायरेक्टली जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट लंग्स पे भी होता है। ठीक है, तो क्या होगा, विजरल कैविटी का जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो अंदर नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव प्रेशर, तो बाहर से रश करेगी एयर इनटू द लंग्स। दिस इज़ हाउ द टर्टल्स एक्सहेल एंड इनहेल। नेक्स्ट चलते हैं जी हम टेम्परेचर रेगुलेशन के ऊपर। तो जितने भी और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी निस्बत जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ज़्यादा वेरिएबल टेम्परेचर्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एक्सट्रीम्स -65 से लेकर -65 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक की एक्सट्रीम्स उनको फॉलो करनी पड़ सकती हैं ज़मीन के ऊपर। इसी वजह से जो ज़मीनी ऑर्गेनिज्म या लैंड ऑर्गेनिज्म या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा क्रूशल है। मोस्टली जो आपके पास रेप्टाइल्स हैं ये एक्सटर्नल हीट को यूज़ करते हैं फॉर देयर थर्मो रेगुलेशंस, दैट इज़ वाई दीज आर एक्टोथर्म्स। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं लाइक इन मॉनिटर लिजर्ड्स और आपके पास ब्रूडिंग इंडियन पाइथन्स। जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल पाइथन्स क्या करती हैं, कॉयल अराउंड द एग्स और अपना टेम्परेचर बॉडी का तकरीबन 7.3 डिग्री सेल्सियस एयर के निस्बत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती हैं बाय मेटाबॉलिज्म। और इसके अलावा कुछ रेप्टाइल्स जो हैं वो हम जानते हैं कि वाइड टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को सर्वाइव कर जाते हैं, यानी -2 पर भी सर्वाइव कर जाएंगे या 40 डिग्री पर भी सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टर्टल्स हैं, लेकिन उस दौरान जो है ना उनकी जिस तरह हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इनकी एक रेंज होती है, पर्टिकुलरली बहुत नैरो ही होती है लेकिन रेंज होती है जिसके अकॉर्डिंगली ये सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे -2 से 41 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव करने के दौरान इनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर रखना पड़ेगा और कम से कम 25 होना चाहिए और मैक्सिमम 37 तक ज़रूर होना चाहिए। और अगर इससे कम या इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर ये कोई रिट्रीट किसी जगह पे छुप जाते हैं ताकि अपना इस रेंज के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें। इस रेंज में होने की वजह से, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर रेंज में होने की वजह से ये वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन बर्दाश्त कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट जो है आप देख लें कि कुछ इनकी थर्मो रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ जो है बिहेवियरल भी होती हैं। ख़ासकर ये लिजर्ड्स में बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। जैसे गर्मियों में वो क्या बिहेवियर इख्तियार करती हैं सर्दियों में। लाइक सबसे पहले हम देख सकते हैं सर्दियों के अंदर या टेम्परेचर जब कम होता है तो अपने आप को गर्म रखने के लिए ये क्या करती हैं, हीट एब्जॉर्ब करती हैं बाय कंडक्शन। कैसे, सूरज की रोशनी में ऐसे एंगल्स पे मौजूद होंगी ये और बॉडी अपनी जो है ना गर्म सरफेसेस के साथ चिपका लेगी ताकि वहाँ से इनको कंडक्शन के ज़रिए हीट मिल सके। और दूसरा कूल कैसे करेंगी, कूल जो है ये ऐसे करती हैं कि सूरज की रोशनी यहाँ पे सीधी ना पड़े बल्कि तिरछी पड़े, पैरेलल पड़े, ताकि इसकी बॉडी के ऊपर हीट ना आ सके। और दूसरा शेड और जो ऐसी जगह होती हैं बरोज़ वगैरह वो तलाश करती हैं और सरफेस के ऊपर से बॉडी उठा के लेग्स भी एक्सटेंड करके और दुम भी उठा के थोड़ा सा एक यानी आर्च बना के वो चलेंगी ताकि कंडक्शन जो है ना सरफेस के साथ से वो इतनी अच्छी सी ना हो सके और उनकी जो है ना उनको हीट ना मिल सके बल्कि हीट उनकी रिलीज़ हो। और कोशिश ज़्यादातर इनकी होती है कि नॉकटर्नल हो, रात के टाइम निकल के टेम्परेचर उस टाइम कंपैरेटिवली कम होता है। ये तो बिहेवियर हो गया। अब कुछ मैकेनिज़म्स ऐसे हैं जो कि फिज़ियोलॉजिकल हैं। ठीक है, वो जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ रेप्टाइल्स के अंदर जो टेम्परेचर जो है वो आपके पास जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाता है तो वो पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और क्योंकि उनकी स्किन के ज़रिए वेपोरेटिव कूलिंग जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही होती तो इसलिए उनको पेंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इनकी स्किन टफ और लेदरी होती है। लेकिन कुछ जो मरीन इग्वानाज होते हैं वो अपना जो ब्लड है वो स्किन की तरफ ले आते हैं बास्किंग के दौरान। ठीक है, ताकि वो सन से जब रेडिएशन पड़े तो ब्लड जो है ना स्किन के अंदर ज़्यादा ईजीली फ़्लो कर रहा होता है और ज़्यादा मतलब वो प्रेशर के साथ फ़्लो करवाते हैं, जिसकी वजह से बाहर से जब हीट आती है तो वो सारी हीट स्किन के ज़रिए ब्लड में आ जाती है और ब्लड फिर उसका टेम्परेचर राइज़ कर जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर ओवरऑल राइज़ कर जाता है। जी, तो मरीन इग्वानास ने इस तरीके से करके अब टेम्परेचर इंक्रीज़ तो कर लिया, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है मरीन में होते हैं और जब उनको बहुत कूल ओशन के अंदर जाना पड़ता है तो वहाँ पे अपनी बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखते हैं या अपनी हीट को ख़त्म होने से कैसे बचाते हैं, वहाँ पर ये अपना जो ब्लड की सप्लाई है स्किन में ये कम कर देते हैं। हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है उनका। ठीक है, जिसकी वजह से फ़्लो थ्रू द स्किन जो है ना ब्लड की फ़्लो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हीट लॉस कम होता है।
इसके अलावा एक और फैक्टर है क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स यानी जो स्किन कलर होता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जितने ज़्यादा क्रोमोफोर्स होंगे, डिस्पर्स फैले हुए होंगे, उतनी डार्कर बॉडी होगी, जिसकी वजह से हीट एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा टॉरपोर भी इनके अंदर होता है कि जहाँ ऐसे टेम्परेट रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो कोल्ड टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए टॉरपोर में एंटर हो जाते हैं और इनकी बॉडी टेम्परेचर और इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, गिर जाता है। और इसके अलावा एक और इनके अंदर कैपेबिलिटी ये होती है कि ये आपके पास अपनी हाइबरैंक्यूला, जो कि आपके पास हीट लॉस है ग्रुप से, ठीक है, उसको रिड्यूस करते हैं। कैसे कि जो इंडिविजुअली अकेले रह रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि इकट्ठे एक जगह पे विंटर में इकट्ठे हो जाते हैं, विंटर इकट्ठी गुजारने के लिए क्लम्प बना लेते हैं एक दूसरे के साथ चिपक के, ठीक है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इनका कम हो जाता है, तो हीट लॉस भी इनका कम हो जाता है। लेकिन जो ट्रू हाइबरनेटर्स होते हैं उनके अंदर तो हमें पता है कि टेम्परेचर रेगुलेशन होती रहती है हाइबरनेशन के दौरान भी, लेकिन इनके अंदर टॉरपोर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हाइबरनेशन प्रॉपर पर्टिकुलर जो है आपके पास टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज़म अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है या रिट्रीट जहाँ पे जय पनाह ली हुई है बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती है, तो क्या होता है कि इन ऑर्गेनिजम्स के फ्रीज़ होकर मर जाने के खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये वजह कि टेम्परेट एरिया के जो रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर आपके पास डेथ फ्रॉम फ्रीजिंग इज़ वेरी मच कॉमन, ठीक है, और उनकी मोर्टेलिटी की बड़ी वजह भी यही है।